गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। और आज हमारा हिस्ट्री का पहला लेक्चर है। इसके पहले हमने 5 क्लासेस जो है ज्योग्राफी की ले रखी है, जिसमें हमने सिलेबस, ज्योग्राफी का सिलेबस और 4 अन्य टॉपिक पर हमने डिस्कशन किया है। डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थ, गोल्डीलॉक जोन एंड वन मोर टॉपिक हमने डिस्कशन किया है कि जो है नेचर और मानव में मतलब जो है ह्यूमन में क्या रिलेशनशिप है। ये सारी चीज़ें हमने 5 टॉपिक में ऑलरेडी डिस्कशन किया है ज्योग्राफी का। अब नेक्स्ट जो है लेक्चर, आज हम पहला लेक्चर जो है लेने जा रहे हैं, जो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हिस्ट्री। हिस्ट्री बहुत ही रोचक चीज़ है जो स्टडी करने में सभी को पसंद आता है। बहुत ही अच्छी तरीके से इंडियन हिस्ट्री जो है लिखी गई है। एक्चुअली हिस्ट्री के कई सारे राइटर हैं, इंडियन भी हैं, फॉरेनर भी हैं, बाहर के भी राइटर हैं। सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। सबने अपने अपने अकॉर्डिंग जो है हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के लिखा है। लेकिन एट द एंड आपको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इसको देखना है और सीखना है किस तरह से आपके एग्ज़ाम में मतलब आता है। बाकी हिस्ट्री से आपको आपके इतिहास, आपके मतलब जो है पूर्वज ने क्या किए, किस तरह से काम किए, क्या चीज़ें, क्या घटनाएं हुई, ये सारी चीज़ें आपको मतलब जो है देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी। तो हम जो है एक्चुअली हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, एंशिएंट, मेडिवल एंड जो है मॉडर्न। तो एक्चुअली एंशिएंट हम अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। एंशिएंट थोड़ा सा जो है कम इंटरेस्टिंग लगता है लोगों को। ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है मिडिवल हिस्ट्री लगती है, मध्य भारत का इतिहास। एंशिएंट मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड जो है मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। इसके बाद आपका जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इसके बाद आपको जो है वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ने को मिलेगी। तो पहले जो है सबसे जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो है हिस्ट्री का, मिडिवल हिस्ट्री, तो उसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि आपको 1 बाय 1, हम स्लाइड भी इसमें लगा रखे हैं साथ में। तो सबसे पहले आपको, जैसा कि हमारा एक पढ़ाने का तरीका है कि सबसे पहले आपको एक जो है प्लेटफॉर्म क्रिएट करें कि आपको सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि मिडिवल में चैप्टर वाइज क्या सिलेबस पढ़ना है, वो सारी चीज़ें। और ये जो है सिलेबस आपको यूपीएससी, यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस, इसी तरह से वनडे एग्ज़ाम और आरओ एआरओ जो है, और आपका सीबीएसई, आईसीएसई, सभी तरह के एग्ज़ाम के लिए मतलब जो है कारगर है। आपका रिटन एग्ज़ाम हो या ऑब्जेक्टिव हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, आपको इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल ही जाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत सारे मिलेंगे और आपको थ्योरेटिकल जो मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी मतलब जो है इसमें से टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है पिछले 5 लेक्चर ज्योग्राफी के ऑलरेडी देख चुके होंगे। ज्योग्राफी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे, 1-2 दिन बाद नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। ठीक है, तो उसके पहले हम हिस्ट्री का आज एक लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कंटेंट, आप लोग स्लाइड में देख रहे होंगे कि सेक्शन 1 में जो है आपका भारत में मुगल सत्ता की स्थापना। मतलब हमें ये पढ़ना है कि इंडिया में जो है मुगल एम्पायर कब इस्टेब्लिश हुआ, करेक्ट ना? तो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल रूल इन इंडिया, मतलब जो है इंडिया में मुगल एम्पायर कभी जो है इस्टेब्लिश हुआ, इस चीज़ को आपको पढ़ना है। एक क्वेश्चन बैंक के रूप में भी आप देख सकते हो, 1 बाय 1। मतलब ये जस्ट लाइक अ क्वेश्चन है कि मतलब जो है एक्सप्लेन द, गिव अ ब्रीफ मतलब जो है एक्सप्लेनेशन अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, इस तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरह से सेकेंड टॉपिक आपको इसमें जो है आपको पढ़ना है वो है द्वितीय अफगान राज्य का उदय और पतन, मतलब राइज एंड फॉल ऑफ द सेकेंड अफगान एम्पायर। मतलब जो है ये घटना तब होती है जब हुमायूं मतलब जो है
भारत छोड़ करके मतलब यहाँ से बाहर चला जाता है, तब ये इंसिडेंट होता है। फिर से जो है सेकेंड अफगान रूल मतलब जो है स्टेब्लिश हो जाता है। इसी तरह से अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, कहने का मतलब हुआ कि जब जो है हुमायूं फिर से रिटर्न आता है, अकबर को साथ में लेके आता है, तो अकबर जो है यहाँ पर फिर से अपना एम्पायर स्टेब्लिश करता है। और आपको पता है कि 1526 में जब बाबर आता है, उसके बाद से फिर हुमायूं के बाद फिर जो है शेरशाह सूरी, फिर से जो है हुमायूं, और फिर अकबर के बाद उसका जो लड़का रहता है मतलब जो है जहांगीर, फिर शाहजहां के बाद औरंगजेब। इस तरह से क्रम चलता जाता है। 1707 के बाद तो कम्प्लीटली डिक्लाइन मोड में आ जाता है, और लास्ट में 1858 में जो है बहादुर शाह जफर से द्वितीय जो है रंगून भेज दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। तो इस तरह से जो है मतलब जो है ये क्रम चलता रहता है। तो वन बाय वन हम जाएंगे, ठीक है, हिस्ट्री को, और जो है आपको यहाँ पर इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको भी हम करेंगे। सबसे पहले हम जो है आपको विषय वस्तु बता देते हैं, जो अपना पढ़ने का मतलब एक वे है कि हमें विषय वस्तु पता होना चाहिए, हमें पढ़ना क्या है, ठीक ना, फॉर एग्जाम पर्पज। बाकी जो है हिस्ट्री तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कई सारे इसके मतलब जो है चरण है, कई सारे टॉपिक हैं, आप कोई भी पढ़ सकता है, एग्जाम जिसको देना है वो भी, और जिसको अपने भारत का इतिहास या विश्व का इतिहास जानना है वो भी पढ़ सकता है। नॉलेज वेस्ट नहीं जाती है, ठीक है ना। तो कोशिश करिए कि आप लोग जो है इस लेक्चर को अटेंड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने की कोशिश करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट इसमें क्रिएट करिए। आप लोग जो है क्वेश्चन बैंक मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, इसमें से क्या क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरेटिकल, ऑब्जेक्टिव सारे, ठीक है। तो थर्ड टॉपिक है अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। कहने मतलब थर्ड टॉपिक जो है आपका अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण है, मतलब द एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर अंडर अकबर, करेक्ट ना। मतलब जो है जब हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी, फिर शेरशाह सूरी के बाद हुमायूं के बाद फिर से जो है अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां के अधीन मतलब डेवलपमेंट। फोर्थ टॉपिक आपका है जहांगीर और शाहजहां के अधीन, मीन्स अकबर का जो लड़का रहता है जहांगीर का फिर जो है शाहजहां के बाद औरंगजेब। इस तरह से और भी सारे टॉपिक जो है आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक। नेक्स्ट है औरंगजेब, आपको पता है औरंगजेब या आलमगीर, ठीक है, जिसको औरंगजेब आलमगीर कहते हैं, जिसका आपका मकबरा आपको यहाँ पर औरंगाबाद में ही मिलेगा आपको, ठीक है। जब आप जो है एलोरा की तरफ जा रहे होंगे तब आपको मिल सकता है वहाँ पर। और औरंगजेब जो है आपका 1707 तक रहता है। 1707 के बाद जो है बहादुर शाह प्रथम आता है, मुअज्जम जिसका नाम रहता है। तो ये देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है औरंगजेब आलमगीर है। लास्ट जो है आपका मुगल एम्पायर, इसके बाद डिक्लाइन होने लगता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, स्लाइड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्लाइड आपका जो है भारत में मुगल सत्ता की स्थापना, करेक्ट। तो मुगल सत्ता की स्थापना जैसा कि पता है 1526 में मतलब बाबर के द्वारा स्टेब्लिश किया जाता है ना। तो इस चीज़ को आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और जो है नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो दिल्ली इसमें पता है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल रूल इन इंडिया, मतलब मुगल एम्पायर जो है इंडिया में कैसे, कब और किस तरह से स्टेब्लिश होता है, इसके बारे में हमको पढ़ना है, राइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के पश्चात भारत में मुगल वंश का शासन आरंभ हुआ है। मतलब जो दिल्ली सल्तनत रहता है, सल्तनत काल के बाद जो है मुगल वंश का मतलब जो है इस्टेब्लिशमेंट होता है, और मुगल वंश का पहला शासक जो होता है वो बाबर होता है, जो कि 1526 में इस्टेब्लिशमेंट करता है। मतलब भारत में मुगल राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में किया है, राइट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत में मुगल वंश की स्थापना जो है बाबर ने 1526 ईस्वी में किया, करेक्ट।
उसके उत्तराधिकारियों, मतलब जैसा आप बोल सकते हो, उसके उत्तराधिकारी जो है हुमायूं है, बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं, हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर, अकबर का उत्तराधिकारी जो है आपका जहांगीर, और जहांगीर का उत्तराधिकारी जो है शाहजहां, शाहजहां का उत्तराधिकारी जो है औरंगजेब है। ठीक, तो 1526 से लेकर 1707 तक ये राइज ऑफ द मुगल एम्पायर रहता है। मुगल एम्पायर के चरम, मतलब जो है जिसको बोल सकते हैं कि बहुत ही व्यापक रूप से एक्सपेंशन होता है इंडिया में, पावर में, इकोनॉमी में, एंड जो है बाकी कल्चरल भी डेवलपमेंट करता है, मोनूमेंट डेवलपमेंट, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट, और आपका जो है कि इस तरह से मतलब जो है रूल करते हैं वो लोग कि जो है आपका ऑल ओवर इंडिया उनका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया सब मतलब जो है उनके अंडर में ही रहता है। तो आप देख सकते हैं 1526 से 1707 काफ़ी लंबा टाइम रहता है राइज का, फिर डिक्लाइन भी होता है, तो 1707 से लेकर के 1858 में जाकर फाइनली अबॉलिश होता है मुगल एम्पायर, फिर ब्रिटिश रूल मतलब जो है आ जाता है इंडिया में। तो देखिए, उस दिल्ली सल्तनत के पश्चात भारत में मुगल वंश का शासन आरंभ हुआ। भारत में मुगल राज की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में की। उसके उत्तराधिकारियों में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि में उत्तरोत्तर विकास हुआ। कहने का मतलब जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेवलपमेंट हुआ, मतलब जो है पावर, इकोनॉमी, सब चीज़ में मतलब जो है बहुत ही फास्ट ट्रैक पे मतलब जो है ग्रोथ हुआ। ठीक है, लगभग समस्त भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करके मुगलों ने एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की। मतलब एक जो है स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उसने जो है इस्टेब्लिश किया मुगल एम्पायर ने, राइट। और इसमें ये जो एम्परर हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, इसके बाद जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब, इन सभी लोगों का मतलब जो है कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, बाद में मुगल काल आर्थिक समृद्ध, कलात्मक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए भी विख्यात है। कहने का मतलब मुगल एरा में जो है आपका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इसके बाद जो है आर्ट एंड कल्चर में कई सारे अचीवमेंट्स इनके हैं, राइट। 1707 में मुगल वंश के अंतिम महान शासक बोल सकते हैं, महान सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया आरंभ हुई, जैसा कि आपको हम बता दिए हैं। मुगलों का साम्राज्य जो है, मुगलों का साम्राज्य मुगलों का राज एवं उनका गौरव धीरे धीरे विलुप्त होने लगा, जो कि 1858 में जाकर के फाइनली अबॉलिश हो गया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर मतलब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का आरंभ होता है। ठीक है, मुगलों की जो रही सही मतलब शक्ति एवं प्रतिष्ठा भी नष्ट हो गई। मुगल सम्राट का स्थान कंपनी बहादुर मतलब जो है कंपनी बहादुर ने ले लिया। मुगल नाम मात्र के सम्राट बने रहे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान कंपनी ने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को, ठीक है, जिसको बहादुर शाह द्वितीय भी कह सकते हैं हम, गद्दी से हटाकर भारत में मुगल वंश का शासन सदैव के लिए समाप्त कर दिया। मुगल राज्य का उत्थान एवं पतन भारतीय इतिहास का क्रम की महत्वपूर्ण धारा है। ये चीज़ आप देख सकते हैं कि इतने लंबे टाइम पीरियड को तय करते हुए 1858 में फाइनली जो है मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो जाता है, राइट। तो मुगल कालीन इतिहास के क्या रिसोर्सेस हैं? द सोर्सेस फॉर द हिस्ट्री ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल हिस्ट्री, राइट ना। मतलब इसके क्या सोर्सेस हैं, कैसे हमको पता चलेगा कि क्या हिस्ट्री रही मुगल एम्पायर की? तो तुर्क अफगान शासनकाल की तुलना में मुगल कालीन इतिहास के स्रोतों की संख्या अधिक है। तुर्क अफगान काल में इतिहास लेखन की तो परंपरा आरंभ हुई थी, ठीक है,
तुर्क मुगल कालीन इतिहास के स्रोत, द सोर्सेस फॉर द हिस्ट्री ऑफ द मुगल, राइट। तो तुर्क अफगान शासनकाल की तुलना में मुगल कालीन इतिहास के स्रोतों की संख्या अधिक है, ठीक है। जैसा कि आप जान सकते हैं कि धीरे धीरे जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और तुर्क अफगान काल में इतिहास लेखन की जो परंपरा आरंभ हुई थी वह मुगल काल तक आते आते अत्यधिक विकसित हो चुकी थी। इस समय फारसी एवं विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनेक ग्रंथ लिखे गए जिनमें मुगल कालीन इतिहास पर, मतलब जो कि मुगल कालीन इतिहास पर प्रकाश डालते हैं, राइट। मुगल काल में भारत में अनेक यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भी स्थापित हो चुकी थी। इन कंपनियों के दस्तावेजों से भी प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। इस काल में अनेक यूरोपीय यात्री एवं व्यापारी भी भारत आए। उन लोगों ने अपना यात्रा विवरण, ठीक है, लिखा। ये यात्रा विवरण भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं। पुरातात्विक सामग्री भी इतिहास पर प्रकाश डालती है, लेकिन साहित्यिक स्रोतों की अपेक्षा मुगल काल में इनकी संख्या कम है। मुगल कालीन पुरातात्विक स्रोतों में प्रमुख हैं सिक्के मीन्स कॉइन्स, स्मारक मोनूमेंट्स एवं उनके अवशेष रेजिडुअल्स। अभिलेखों की संख्या इस समय कागज के व्यवहार के कारण कम हो गई थी। इस प्रकार मुगल कालीन इतिहास के स्रोत विभिन्न प्रकार के हैं। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि इन दो वर्गों में, जैसे साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों में विभक्त किया जा सकता है इसके इतिहास को जानने के लिए कि साहित्यिक स्रोत क्या थे, राइट, लिटरेचर मतलब जो लिखे हुए स्रोत क्या थे, और पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल, ठीक है, रिसोर्स क्या था। तो साहित्यिक स्रोत में हम देखें अगर तो देसी साहित्यिक स्रोत में अगर हम देखें तो देसी साहित्य अथवा फारसी साहित्य, ठीक है, जीवन चरित्र। मुगल कालीन जो है साहित्यिक स्रोतों को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, भारतीय फारसी एवं यूरोपीय साहित्य। फारसी साहित्य के अंतर्गत सामान्य इतिहास से संबंध रचनाएं, जीवन वृत्तांत, सरकारी और गैर सरकारी ऐतिहासिक रचनाएं, आत्मकथाओं तथा प्रशासनिक दस्तावेजों, सरकारी पत्रों इत्यादि को रखा जा सकता है। कुछ मुगल सम्राटों ने अपनी जीवनियां एवं संस्मरण भी लिखे जिनसे तत्कालीन इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। इस श्रेणी में सबसे महत्वपूर्ण रचना है बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या वाकिया या फिर वाकियात ए बाबरी, अथवा इसको हम कह सकते हैं बाबरनामा। यह मूलतः तुर्की भाषा में लिखी गई थी, बाद में इसका फारसी में भी अनुवाद हुआ, ठीक। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं तो इसमें जो है बाबर का जो है मतलब बाबर ने इसमें भारत की राजनीतिक तथा प्राकृतिक स्थिति एवं सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन पर अपने विचार लिखे हैं, ठीक। बाबर ने जो है इसमें भारत की राजनीतिक मतलब बाबरनामा जो बाबर ने लिखा है, मतलब बाबर की जो जीवनी है बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी, उसमें उसने भारत की पॉलिटिकल एवं नेचुरल मतलब स्टेटस के बारे में डिस्कस किया है कि क्या परिस्थिति थी, कि किस तरह के सर्कमस्टेंसेस थे, ठीक है। प्राकृतिक स्थिति एवं सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन पर अपने विचार लिखे हैं। आरंभिक मुगल कालीन इतिहास पर इससे पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। आरंभिक मुगल कालीन इतिहास पर इस पे जो है पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम, अब आप नोट कर सकते हैं कि बाबर की जो डॉटर थी उसका नाम था गुलबदन बेगम या फिर हुमायूं की सिस्टर का नाम था गुलबदन बेगम ने हुमायूं की जीवनी हुमायूं नामा लिखी। तो हुमायूं नामा जो लिखी गई थी वो बाबर की डॉटर या हुमायूं की सिस्टर के द्वारा, जिसका नाम था गुलबदन बेगम, उसने हुमायूं नामा लिखा था, हुमायूं की जीवनी लिखी थी। इससे हुमायूं के कार्यकलापों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखनी आरंभ की, लेकिन इसे वह पूरा नहीं कर सका।
ठीक है। मोतमिद खां ने इसे बाद में पूरा किया। तो एक क्वेश्चन और यहां पर आपको मिलेगा कि मोतमिद खां ने किसकी आत्मकथा लिखी? तो जहांगीर की। मोतमिद खां ने किसकी आत्मकथा लिखी? जहांगीर की। या जहांगीर की आत्मकथा किसने लिखी? मोतमिद खां ने। लेकिन कंप्लीट मोतमिद खां ने लिखी? नहीं, शुरू किया था जहांगीर ने तुजू के बाबरी नाम से, और उसको कंप्लीट किया मोतमिद खां ने। इसके बाद है तबकात। मुगल कालीन इतिहास पर तबकात श्रेणी की रचनाओं से महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। ठीक है, इस श्रेणी के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों को रखा जा सकता है। ठीक है, इस श्रेणी के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों को रखा जा सकता है। इनमें प्रमुख हैं तबकात ए अकबरी। ठीक है, तबकात ए अकबरी के लेखक कौन हैं? तबकात ए अकबरी के लेखक हैं निजामुद्दीन अहमद। तबकात ए अकबरी के लेखक हैं निजामुद्दीन अहमद। इसके बाद है मुंतखाब उत तवारीख। मुंतखाब उत तवारीख, इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं बदायूनी। ठीक, मुंतखाब उत तवारीख के लेखक बदायूनी हैं। नेक्स्ट है गुलशन ए इब्राहिमी, इसके लेखक हैं फरिश्ता। गुलशन ए इब्राहिमी के लेखक फरिश्ता हैं। मुंतखब उल लुबाब, इसके लेखक हैं खफी खां। मुंतखब उल लुबाब के लेखक हैं खफी खां। नेक्स्ट है तबकात ए अकबरी। ठीक है, तो तबकात ए अकबरी से भारतीय इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। इसमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है। निजामुद्दीन ने अपने ग्रंथ में पूर्ववर्ती अनेक लेखों को उद्धृत किया है तथा अपने अनुभव के आधार पर ठीक राजनीतिक घटनाओं का उल्लेख किया है। तो निजामुद्दीन ने कौन सा लिखा है? तबकात ए अकबरी, और इसमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में मतलब जो है लिखा गया है, और इसके आधार पर उसने अनुभव के आधार पर राजनीतिक घटनाओं का उल्लेख किया है। निजामुद्दीन की रचना अकबर के शासन के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे बैरम खां का पतन कैसे हुआ। अकबर के शासनकाल में बैरम खां जो अकबर का संरक्षक था, तो बैरम खां का पतन, अकबर का संरक्षक था। ठीक है, बैरम खां का पतन। महजर की घोषणा जिसको अकबर ने किया था। अकबर के सैनिक अभियानों मतलब जिसमें दक्षिण भारतीय अभियानों का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि महजर जो मतलब जो है अकबर घोषणा करता है, तो उसमें जो तबकात ए नासरी है जो निजामुद्दीन ने लिखा है, ठीक है, उसमें किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, किस चीज़ को नहीं डिस्क्राइब किया है, क्या नहीं मतलब किस चीज़ का वर्णन नहीं किया है। तो उसमें उसने जो है साउथ में जो अकबर के जो है अभियान थे, मतलब जो भी मिलिट्री आप बोल दीजिए कि मतलब जो है अभियान थे, उन सब चीज़ों के बारे में नहीं मेंशन किया है। तो प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालती है, मतलब जो है तबकात ए नासरी एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो है सिस्टम कैसा था इसके बारे में बताती है। बदायूनी की रचना भी अकबर कालीन इतिहास का एक प्रमुख स्रोत है, मतलब जो है अकबर टाइम पीरियड की एक इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है उसके हिस्ट्री के बारे में जानने का है। बदायूनी जो लिखा हुआ है, मतलब मुंतखाब उल लुबाब जिसका लेखक बदायूनी है उसने लिखा है, तो उसके बारे में भी मतलब जो है जानकारी मिलती है अकबर के हिस्ट्री के बारे में। तो बदायूनी अपने इतिहास में महमूद गजनी के आक्रमण से लेकर अकबर के 40 वर्षों के शासनकाल तक का विवरण देता है। अब महमूद गजनी से लेकर के अकबर के 40 साल के शासनकाल तक का वर्णन जो है बदायूनी अपने बुक मुंतखाब उल लुबाब में देता है। इसमें अकबर के शासन से संबंधित घटनाओं को विशेष प्रभावकारी ढंग से लिखा गया है। बदायूनी अकबर के प्रशासन और उसकी धार्मिक नीतियों पर भी प्रकाश डालता है। मतलब जो है मुंतखाब उल लुबाब में अकबर की पॉलिसीज़ क्या थी, अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज़ क्या थी, इसके बारे में भी वो मतलब जो है मेंशन किया है। सद्र उस सद्र के कार्यों का जितना विशद वर्णन उसने किया है, अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है, वह अन्य किसी तत्कालीन स्रोत में उपलब्ध नहीं। मतलब बदायूनी जो है अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज़ को जो है क्रिटिसाइज भी किया है मुंतखाब उल लुबाब में। तो ये पॉइंट भी एक क्वेश्चन बनता है
कि बदायूनी ने कौन सा एक ऐसा लेखक जिसने मतलब जो है अकबर के मतलब जो है पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया है, तो वो बदायूनी है। और बदायूनी ने किस बुक में मतलब लिखा है, ये मेंशन किया है मुंतखाब उल लुबाब में। ठीक है, वह अन्य किसी तत्कालीन स्रोत में उपलब्ध नहीं है। मतलब ये जो क्रिटिसाइज किया है मतलब इनके अकबर के रिलीजियस पॉलिसी के बारे में, इस तरह से जो क्रिटिसिज्म है किसी और मतलब जो है उसमें सोर्स में नहीं मिलेगा आपको। इसके पीछे रीजन यह है कि सभी ने बढ़ा चढ़ा के लिखा है। तो किसी ने तो क्रिटिसाइज किया, कुछ मतलब नेगेटिव पॉइंट, सबका मतलब जो है सारा का सारा पॉजिटिव पॉइंट नहीं हो सकता, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हो सकते हैं। तो मतलब जो कि बदायूनी ने किया हुआ है उन मुंतखाब उल लुबाब में। ठीक है ना। बदायूनी की रचना से अकबर की जो प्रशासनिक प्रशस्ति अबुल फजल ने गाई है वह संतुलित हो जाती है। मतलब अबुल फजल ने मतलब जो है अकबर के बारे में बहुत ही पॉजिटिव लिखा, पॉजिटिव कहा है। तो मतलब ये बैलेंसिंग हो गया कि एक जगह कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, दूसरी जगह कोई जो है उसको जो है काफ़ी प्रेस कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों बैलेंसिंग हो रहा है ना। तो आगे क्या है, फरिश्ता की रचना भी सामान्य इतिहास से संबंध ग्रंथ है, लेकिन इसमें मुगल सम्राटों एवं दक्षिण भारतीय रियासतों के साथ उनके संबंधों को प्रभावशाली ढंग से उजागर किया गया है। इसी प्रकार खफी खां भी जो है उसकी रचना भी सामान्य इतिहास का वर्णन करने के साथ साथ दक्षिण भारत में औरंगजेब और मराठों, ठीक है ना, के संघर्ष पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालती है। खफी खां ने शिवाजी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर भी प्रकाश डाला है। तो खफी खां ने क्या लिखा है, लेखक खफी खां मुंतख उल लुबाब, ठीक है, खफी खां ने लिखा है। और बदायूनी ने लिखा है मुंतखाब उत तवारीख। ठीक, मुंतख उल लुबाब जो है खफी खां ने लिखा है, जिसमें उसने शिवाजी के बारे में भी डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है। और मुंतखाब उत तवारीख जो है इसके लेखक बदायूनी हैं। तो अब इन बुक्स के लेखक, इन राइटिंग्स के जो है बारे में बात कर लेते हैं कि तबकात ए अकबरी जो है इसके लेखक निजामुद्दीन अहमद हैं। मुंतखाब उत तवारीख के लेखक बदायूनी हैं। गुलशन ए इब्राहिमी के लेखक फरिश्ता हैं। मुंतखाब उल लुबाब के लेखक खफी खां हैं। तबकात ए अकबरी से भारतीय इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है दरबारी साहित्य। ठीक है, जो उनके दरबार में रहते थे, इसके अकबर के दरबार में जो लोग रहते थे वो भी साहित्य की रचना करते थे। तो तबकात श्रेणी की रचनाएं विद्वानों और लेखकों के निजी प्रयासों से तैयार की गई थी। लेकिन मुगल काल में एक नए प्रकार के ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना आरंभ हुई। वो क्या है, जैसे इसे दरबारी इतिहास की संज्ञा दी गई। मतलब जो दरबार में रहते थे ये लोग, तो जो बाकी के लोग हैं वो स्वतंत्र मतलब जो है अपना खुद का मतलब जो है हिस्ट्री लिखते थे, खुद से हिस्ट्री लिखते थे। लेकिन जो दरबार में हिस्ट्री लिखी जाती थी उस पर जो है एम्परर का बहुत ही मतलब जो है इफेक्ट रहता था, उसके बहुत ही मतलब पॉइंट को कंसिडर करना पड़ता था, उसके अकॉर्डिंग ही ज़्यादातर लिखा जाता था। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जो दरबारी कवि होंगे वो तो बढ़ा चढ़ा करके ही लिखेंगे ज़्यादातर। तो तबकात श्रेणी की रचनाएं विद्वानों और लेखकों के निजी प्रयासों से तैयार, दरबारी साहित्य में तबकात श्रेणी की रचनाएं विद्वानों और लेखकों के निजी प्रयासों से तैयार की गई थी। लेकिन मुगल काल में एक नए प्रकार के ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना आरंभ हुई, इसे दरबारी इतिहास की संज्ञा दी गई। करेक्ट। इस परंपरा का आरंभ अकबर के समय में हुआ। अकबर ने अपने दरबारी इतिहासकार अबुल फजल से अपने शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं का विश्वसनीय विवरण तैयार कराया। ठीक, अपने शासनकाल में महत्वपूर्ण घटनाओं का विश्वसनीय विवरण तैयार करवाया। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी। ठीक, अबुल फजल जो है अकबरनामा लिखी, जिसमें बहुत बढ़ा चढ़ा के सब कुछ अकबर के बारे में लिखा। इसे 5 खंडों में लिखने की योजना बनाई गई, परंतु वह सिर्फ 3 जिल्द ही लिख सका। प्रथम खंड में आदम से लेकर अकबर के 17वें राज्यकाल तक तथा दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल के 46वें वर्ष तक का इतिहास लिखा गया है। अबुल फजल की दूसरी महत्वपूर्ण रचना है आईने अकबरी। अबुल फजल की जो दूसरी महत्वपूर्ण रचना है वो क्या है, आईने अकबरी। ठीक, आईने अकबरी अबुल फजल की दूसरी महत्वपूर्ण रचना है आईने अकबरी।
ठीक, जिसे अकबर के 42वें वर्ष के अंत में लिखा गया। अकबर के शासनकाल के 42वें वर्ष के अंत में लिखा गया। आईने अकबरी से अकबर के प्रशासन पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। ठीक है। अबुल फजल की अकबरनामा से प्रेरणा लेकर मुगल काल के अन्य दरबारी ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना हुई। बाबर, हुमायूं, शेर शाह के शासनकाल पर ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए। गुलबदन बेगम ने, जो हुमायूं की सिस्टर है, ठीक है, हुमायूंनामा, और अब्बास खां शेरवानी ने तारीख शेरशाही लिखी। शेरशाह के बारे में अब्बास खां शेरवानी ने तारीख शेरशाही जैसी रचनाएं लिखी। शेरवानी की पुस्तक शेरशाह के शासनकाल की एकमात्र विश्वसनीय ऐतिहासिक रचना है। तो किसने लिखा, मतलब शेरशाह सूरी के बारे में जिसने अब्बास खां शेरवानी ने लिखा तारीख ए शेरशाही लिखा। ठीक है, जिसमें शेरशाह सूरी के जीवन काल के बारे में महत्वपूर्ण मतलब जो है विवरण मिलता है। अब्बास खां शेरवानी ने लिखा तारीख शेरशाही। ठीक है। अकबर द्वारा आरंभ की गई परंपरा को जहांगीर और शाहजहां ने भी बनाए रखा। मोतमिद खां ने, जो कि जहांगीर के मतलब जो है तुजु के जहांगीरी को कंप्लीट किया था। इकबाल नामा ए जहांगीरी और अब्दुल हमीद लाहौरी ने पादशाह नामा लिखी। तो मोतमिद खां ने इकबाल नामा ए जहांगीरी लिखी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोतमिद खां जो है इकबाल ए नामा जहांगीरी लिखी है। ठीक, और अब्दुल हमीद लाहौरी ने पादशाह नामा लिखी। औरंगजेब के शासनकाल में मिर्जा मोहम्मद काजिम ने इसी परंपरा में आलमगीर नामा लिखी। मिर्जा मोहम्मद काजिम ने औरंगजेब के बारे में लिखा आलमगीर नामा की रचना की, परंतु अपने शासन के 11वें वर्ष में औरंगजेब ने इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब औरंगजेब जो है बाद में इन सब चीज़ों पे, सभी चीज़ों पे प्रतिबंध लगा दिया, और फिर भी लेकिन जो है लोग लिखते रहे। जो गवर्नमेंट का मतलब जो एम्परर जो है दरबारी कब थे वो नहीं लिखते थे, लेकिन बाकी के जो फ्री थे, जो किसी के अंडर में नहीं थे, जो अपना खुद के मतलब जो है हिस्ट्री लिखते थे खुद से, तो वो लोग अपना लिखते रहे। लेकिन दरबारी जो लेखक थे उनके ऊपर मतलब जो है प्रतिबंध लगा दिया था औरंगजेब ने, आलमगीर ने। मुगल कालीन दरबारी इतिहास की आलोचना अनेक समीक्षकों ने की है। उनका तर्क है कि इन सभी रचनाओं में शासकों की प्रशंसा को ही प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है दरबार में रहोगे, डेमोक्रेसी तो थी नहीं, ऐसा कुछ तो था नहीं, तो आपको उनके अकॉर्डिंग ही जो बोलेंगे वही लिखना पड़ेगा और बढ़ा चढ़ा कर ही लिखना पड़ेगा। मैक्सिमम केसेस में ऐसा हो रहा था, और उनके शासनकाल की गलतियों को छिपाने का प्रयास किया गया है। करेक्ट, जैसा कि आज के टाइम पे आप देख सकते हैं कि जो जर्नलिस्ट हैं वो भी ऐसा कुछ करते हैं, ज़्यादातर चीज़ों को मतलब हाइड ही करते हैं, रियलिटी तो बहुत कम ही रहता है। लेकिन ठीक है, जो अगर 20% भी अगर ठीक ठाक दिखाते हैं तो अच्छी बात है। ये आलोचनाएं सही हैं, फिर भी इनसे दरबारी ऐतिहासिक ग्रंथों की महत्ता कम नहीं हो जाती। इन ग्रंथों में वर्णित घटनाओं की सत्यता विश्वसनीय है, क्योंकि सभी इतिहासकार समकालीन थे और दरबार से जुड़े हुए थे। इनकी एक अन्य विशेषता यह है कि ये रचनाएं धार्मिक संकीर्णता से मुक्त हैं। ठीक, कहने का मतलब उसमें रिलीजियस नैरोनेस नहीं था। ठीक, इन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों के अतिरिक्त मुगल काल में फारसी भाषा में अन्य बहुत से ग्रंथ भी लिखे गए। तारीख सलातीन, ये भी एक ग्रंथ है, तारीख सलातीन। तो तारीख सलातीन, मासिर ए जहांगीरी, इसके बाद आपका है तारीख फरिश्ता, तारीख फरिश्ता, फिर है शाहजहांनामा, फुतहात ए आलमगीरी इत्यादि, जिनसे मतलब जो है मुगल कालीन इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। तो आलमगीर या औरंगजेब जो है, हालांकि प्रतिबंध तो लगा दिया था, लेकिन फिर भी मतलब जो है लोग लिखते रहे,
जिसमें तारीख़ सलातीन, मासीर जहांगीरी, तारीख़ फरिश्ता, शाहजहांनामा, फुतहात आलमगीरी इत्यादि ये सारे ग्रंथ मतलब जो है लिखे गए उस टाइम, जिनसे जो है मुगल कालीन मतलब जो है हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। कुछ रीजनल मतलब जो है लिटरेचर भी लिखे गए, रीजनल साहित्य भी लिखे गए, जैसे कि आप देख सकते हैं मुगल काल में क्षेत्रीय इतिहास पर भी कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई। तो उसमें है मुगल काल में क्षेत्रीय इतिहास पर कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई। ऐसी रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मीरत ए अहमदी या रियाजुस सलातीन। मीरत ए अहमदी या मीरत ए अहमदी या रियाजुस सलातीन, ठीक है। पहले ग्रंथ के लेखक मोहम्मद अली खां थे। मतलब मीरत ए अहमदी के लेखक कौन थे? मोहम्मद अली खां। वे गुजरात के दीवान थे मोहम्मद अली खां। इन्होंने लिखा मीरत ए अहमदी। इस ग्रंथ की रचना 18वीं शताब्दी में हुई। 18वीं शताब्दी मतलब 1700 से लेकर के 1800 के बीच, ठीक। इससे गुजरात के प्रशासन पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। तो अब एक क्वेश्चन आ जाएगा कि मीरत ए अहमदी से किस प्रोविंस या किस प्रांत या किस स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 राजस्थान, ऑप्शन 4 गुजरात। तो क्या होगा? गुजरात। यह क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि मीरत ए अहमदी, जिससे गुजरात के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है, इसके लेखक हैं कौन? ऑप्शन ए बदायूनी, ऑप्शन बी मोतमिद खां, ऑप्शन सी खफी खां और ऑप्शन डी कौन? इसके लेखक कौन से थे? क्षेत्रीय मीरात ए अहमदी, अली खां, मोहम्मद अली खां। तो ऑप्शन डी मोहम्मद अली खां होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मोहम्मद अली खां ने अकबरनामा से प्रेरित होकर इस ग्रंथ की रचना की थी। तो इंस्पायर किस मतलब जो है टेक्स्ट से हुए थे? वो कि अकबरनामा था, ठीक ना। दूसरे ग्रंथ के रचयिता गुलाम हुसैन थे। तो गुलाम हुसैन किस ग्रंथ की रचना की थी? रियाजुस सलातीन, ठीक है। उन्होंने बंगाल के इतिहास का विवरण अपने ग्रंथ में प्रस्तुत किया। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि बंगाल का इतिहास का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? मीरत ए अहमदी, रियाजुस सलातीन, अकबरनामा या फिर जो है तारीख सलातीन। तो रियाजुस सलातीन में जो कि लिखा गया है गुलाम हुसैन के द्वारा, इससे बंगाल की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, ठीक। नेक्स्ट है दस्तूर ए अमल एवं इंसा। ये सारे मतलब जो है पॉइंट्स मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस तरह से आ सकते हैं। कई सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स दिए रहेंगे और उसमें ये लिखा रहेगा कि इसके लेखक कौन हैं या इसके बारे में किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है इस ग्रंथ से, ठीक है। तो जैसे दस्तूर ए अमल एवं इंसा, दस्तूर ए अमल एवं इंसा ये क्या है? इससे प्रशासन संबंधी तथ्यों की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत दस्तूर ए अमल के अंतर्गत आने वाली रचनाएं हैं। इस श्रेणी का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ अबुल फजल रचित आईने अकबरी है। अबुल फजल ने आईने अकबरी जो लिखा है, जिससे अकबर के प्रशासन का पता चलता है। इसमें राजकीय आवास मतलब जो है टकसाल, सेना का गठन मतलब जो है मनसबदारों की श्रेणियां, फौजदार, कोतवाल इत्यादि के लिए निर्धारित योग्यता एवं उनके कार्य, राजस्व संबंधी सुधार, ठीक, इत्यादि का उल्लेख किया गया है। प्रशासनिक विषयों पर इंसा श्रेणी के अंतर्गत आने वाले प्रशासकीय पत्रों से भी जानकारी मिलती है। इस श्रेणी की अनेक रचनाएं हैं, जैसे इंसा ए यूसुफ। इस श्रेणी की अनेक रचनाएं हैं, जैसे इंसा ए यूसुफ, इंसा ए ब्राह्मण, खुतुत ए शिवाजी, इंसा ए अबुल फजल, दस्तूर ए अमल ए टोडरमल, रुक्कत ए आलमगीरी, जवावित ए आलमगीरी, अखबारात इत्यादि। करेक्ट।
तो इंसा श्रेणी के अंतर्गत आने वाले प्रशासकीय पत्रों से भी जानकारी मिलती है। तो इस श्रेणी की अनेक रचनाएं हैं, जैसे इंसाए यूसुफ, इंसाए ब्राह्मण, खुतूत ए शिवाजी, इंसाए अबुल फजल, दस्तूर ए आलम ए टोडरमल, रुक्कत ए आलमगीरी, जवाबित एवं आलमगीरी, अखबारात इत्यादि। इन पत्रों से विभिन्न विषयों के संबंध में मतलब नियमों एवं कानूनों, प्रशासनिक विभागों तथा उनकी कार्यवाहियों के विषय में जानकारी मिलती है। फारसी साहित्य से मुगल काल के इतिहास और प्रशासन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इन स्रोतों से विभिन्न शासकों के समय की प्रमुख घटनाओं, प्रशासनिक व्यवस्था, मुगल अमीरों एवं पदाधिकारियों के कार्यों, जमींदारों एवं किसानों की स्थिति एवं अन्य विषयों पर जानकारी मिलती है। फारसी के अतिरिक्त मुगल काल में उर्दू, हिंदी, संस्कृत एवं क्षेत्रीय रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, की भाषाओं में भी अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। इनसे राजनीतिक एवं प्रशासनिक इतिहास पर तो कम प्रकाश पड़ता है, परंतु सांस्कृतिक मतलब कल्चरल जो है हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। अब यूरोपीय लिटरेचर जो है, यूरोपियन भी मतलब कुछ ना कुछ उन्होंने लिखा है इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो जैसे फारसी साहित्य के अतिरिक्त मुगल कालीन इतिहास की जानकारी के लिए यूरोपीय साहित्य भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मतलब इस श्रेणी के दो भागों मतलब में बांट सकते हैं, ठीक है, यूरोपीय यात्रियों एवं व्यापारियों की यात्रा विवरण तथा यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का दस्तावेज। मतलब एक तो जो ट्रेवलर्स आए, ठीक है, जो यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आए, दूसरा जो यूरोपीय कंपनी यहाँ पर थी उनके जो मतलब डॉक्यूमेंट्स थे, जो एविडेंस मिले उससे। तो दो तरह के मतलब सोर्स मिले जो है हिस्ट्री के बारे में, मुगल कालीन हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। यूरोपीय यात्रियों व्यापारियों के यात्रा विवरण तथा यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के दस्तावेज। विदेशों से भारत का व्यापारिक संबंध बढ़ने का कारण समय समय पर अनेक यात्री भारत आए। ऐसे यात्रियों में मुख्य रूप से उल्लेखनीय है रॉल्फ फिच, विलियम हॉकिंस, एडवर्ड टेरी, पीटर मुंडी जो कि अंग्रेज है, टैवर्नियर, बर्नियर फ्रांसीसी, मॉन्सरेट एवं पेलार्ट डच, डी कास्ट्रो पुर्तगाली है, मनुची इटालियन ट्रेवलर है तथा रूसी यात्री निकितन, ये सभी भारत आए और इन सब ने भी मतलब जो है भारत के बारे में विवरण दिया है, भारत के बारे में लिखा है, मुगल हिस्ट्री के बारे में लिखा है। तो इनसे भी हमें एविडेंस मिलता है। इन यात्रियों ने भारत की राजनीतिक, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एवं कल्चरल स्थिति के बारे में मतलब जो है आंखों देखा विवरण लिखा है, मतलब जो है एविडेंस दिया है। यद्यपि इन यात्रा वृत्तांतों में अनेक विसंगतियां मतलब त्रुटियां भी हैं, ठीक है, लूप होल्स भी हैं, फिर भी मुगल कालीन स्रोत के रूप में इनकी उपेक्षा मतलब हम इनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उनको हम मुगल कालीन हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए एक सोर्स ही मान सकते हैं। यूरोपीय यात्रा वृत्तांतों में जेसुइट पादरियों के वृत्तांतों का विशेष महत्व है। अकबर के दरबार में अनेक जेसुइट मिशन मतलब आए। इन पादरियों के विवरण से अकबर के दरबार और उसकी धार्मिक नीति मतलब रिलीजियस पॉलिसी क्या थी, दरबार की सामाजिक संरचना मतलब सोशल स्ट्रक्चर क्या था, एवं प्रशासनिक विषयों की जानकारी मिलती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार डच, पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों के जो डॉक्यूमेंट्स थे उससे भी जो है उस टाइम के बारे में जो इकोनॉमिकल स्टेटस क्या था और जो मतलब वस्तुएं से कमोडिटी और उन सब चीज़ के प्राइस क्या थे, उनकी जो है प्रोडक्शन किस तरह का था। इसके बाद शिल्प, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट के साधन, ट्रेड्स के सभी विषयों के बारे में जानकारी मिलती है। करेक्ट। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल स्रोत क्या क्या हैं। आर्कियोलॉजिकल स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य क्या क्या हैं, उसके बारे में भी हम जानकारी देखते हैं। तो पुरातात्विक मतलब स्रोत जो है आप ये बोल सकते हैं कि मुगल कालीन इतिहास की आधारशिला यद्यप साहित्यिक स्रोत ही है, मतलब जो है उसके जो फंडामेंटल जो है फाउंडेशन, फिर भी पुरातात्विक स्रोतों को भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मुगल कालीन अभिलेख जिनकी संख्या कम है, ठीक है, एडिक्ट्स जिसको बोल सकते हैं,
मतलब क्वाइन एवं भव्य होने उनके अवशेषों से भी मुगल कालीन इतिहास पर मतलब जो है प्रकाश पड़ता है, मतलब उससे आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। और बहुत सारे साहित्यिक स्रोतों की तुलना में पुरातात्विक सोच जो है लगभग कम है, क्योंकि लिटरेचर लिखे हुए मतलब जो है रिटन सोर्स ज़्यादा हैं मुगल एरा की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, फिर भी इनमें से भी मतलब इतिहास के बहुत सारे पहलुओं के विषय में जानकारी मिलती है। अभिलेख से विभिन्न शासकों के राज्यों की सीमा एवं शासनकाल के जो है उनका सीक्वेंस का क्या था, डेट्स क्या थी, टाइम पीरियड के बारे में भी मतलब जो है हमको हेल्प मिलता है। मुगल काल में विभिन्न शासकों ने विभिन्न प्रकार के मतलब जो है जैसे मेटल्स एवं उसके क्या प्राइस थे, क्वाइंस मतलब बनवाए, उन्होंने ढलाया। ठीक है, ये सब चीज़ें देख करके शासन की विशेष मतलब आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मतलब जो है किस तरह, जैसे अगर गोल्ड के कॉइन उस समय चल रहे हैं तो प्रॉस्परस माना जा सकता है वो एरा, उस पर्टिकुलर एम्परर का टाइम पीरियड। या फिर मान लो कभी मतलब चेंज कुछ किया जैसे जो है, तो जैसे सिल्वर का यूज कर रहा है तो इसका मतलब कुछ डिक्लाइन हुआ, इकोनॉमिक मतलब जो है डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, इन्हें देखकर शासन की विशेष आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगा सकता है। सिक्कों पर खुदी इबारतों से मतलब जो है टाइम पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और मुगल काल में मतलब स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर का जो विकास हुआ उसका अंदाजा तत्कालीन जो मतलब फोर्ट्स हैं, इसके बाद जो है आपका मस्जिद जो हैं, इससे भी मतलब आपको जानकारी मिलती है। इनमें अनेक जैसे आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला हो गया, फतेहपुर सीकरी, जामा मस्जिद, ताजमहल इत्यादि से भी मतलब जो है आप उनकी मतलब जो है प्रॉस्परस कंडीशन के बारे में जान सकते हैं। इन्हें देखकर मुगलों की मतलब आर्किटेक्चरल मतलब जो है कैपेबिलिटी के बारे में पता चलता है, या उनके इंटरेस्ट के बारे में पता चलता है, इवन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के बारे में पता चलता है। इन सभी मतलब जो है मिसलेनियस जो रिसोर्सेस हैं, इसका उपयोग करके हम जो है मुगल हिस्ट्री के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, आपको बाबर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाबर जिसका टाइम पीरियड है मतलब जो है शासनकाल है भारत में 1526 से लेकर के 1530 तक बाबर जी रहते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं वो देखते हैं, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो भारत में मतलब जो है मुगल वंश का संस्थापक तो बाबर ही था। ठीक है, 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त करके उसने भारत में मुगल राज्य की स्थापना की। मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध, अब एक क्वेश्चन बन जाएगा ऑब्जेक्टिव कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और कब हुआ था, 1526 ईस्वी में। कौन हारा था, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी बैटलफील्ड में ही मारा गया था। ठीक है, पानीपत के युद्ध से बाबर ने राज्य की स्थापना की, जो प्रक्रिया आरंभ की तो वह खानवा एवं घाघरा के युद्धों के पश्चात ही पूरी हो सकी। इन 3 युद्धों के परिणाम स्वरूप ही बाबर भारत में जो है राज्य की नींव रख सका। बाबर के संपूर्ण जीवन काल मतलब 1483 से लेकर के 1530 को मतलब जो है अपने फिजिबिलिटी के अनुसार, अपने मतलब जो है ईज के अनुसार हम जो है 3 कैटेगरी में या 3 पार्ट्स में मतलब जो है डिवाइड कर देते हैं। आरंभिक जीवन एवं काबुल की विजय, मतलब उसका फर्स्ट टाइम मतलब जो है पहला चरण जो रहता है उसमें काबुल की विजय करता है, फिर काबुल के शासक के रूप में, फिर जो है भारत में उसकी एक्टिविटीज़। ठीक, मतलब आरंभिक जीवन उसका काबुल की विजय, फिर काबुल में उसका मतलब जो है शासन, गवर्नेंस, और इसके बाद फिर जो है आकर के इंडिया में जो है उसकी क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं, इंडिया में मतलब जो है अपना एम्पायर स्टेब्लिश करना। तो बाबर का आरंभिक जीवन क्या था, द अर्ली लाइफ ऑफ बाबर। बाबर की मतलब अर्ली लाइफ के बारे में हम जानकारी करेंगे। द अर्ली लाइफ ऑफ बाबर, बाबर का आरंभिक जीवन। तो भारत में मुगल वंश के संस्थापक का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। तो अब हमें एक चीज और, ये अभी तक हम बाबर ही जानते थे। ठीक, बाबर का नाम, तो बाबर का जो पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक,
बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उसका जन्म शुक्रवार 14 फरवरी 1483 को मध्य एशिया के एक छोटे राज्य फरगना में हुआ था। कब हुआ था? 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे, ठीक, 1483 को मध्य एशिया के छोटे से राज्य फरगना में, मिडल ईस्ट एशिया, मध्य एशिया, ठीक है, के एक छोटे से स्टेट मतलब फरगना में हुआ था। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा एवं माता का नाम कुतलुग निगार था। उसके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतलुग निगार था। और कब उसका बॉर्न कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 में, ठीक। बाबर का पिता तैमूर एवं माता चंगेज खां के वंशज थे। बाबर का जो पिता तैमूर एवं बाबर का पिता का जो वंशज था तैमूर का वंशज था और माता जो उसकी थी चंगेज खां की। इसलिए बाबर में तुर्की एवं मंगोल गुणों का अद्भुत सम्मिश्रण था। बाबर चगताई तुर्क था, मतलब बाबर जो है चगताई तुर्क था, परंतु उसका वंश मुगल वंश की भी कहा जाता है, मतलब उसका वंश जो है मुगल वंश भी कहा जाता है। इसलिए भारतीय इतिहास में इसका वंश मुगलिया वंश या तैमूरी वंश के नाम से जाना जाता है। मुगलिया वंश या तैमूरी वंश, मतलब उसका फादर जो है तैमूर वंश का था और माता जो है चंगेज की तरफ से थी। उसके वंश को मुगल वंश कहते हैं या तैमूरी वंश भी कहते हैं। तैमूर की मृत्यु के पश्चात उसका विशाल साम्राज्य उसके और चंगेज खां के अनेक वंशजों में विभक्त हो गया। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा को फरगना का छोटा सा राज्य मिला था, ठीक है। उमर शेख मिर्जा अपनी स्थिति में से संतुष्ट नहीं था, वो अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, ठीक। उसकी प्रतिद्वंद्विता अपने भाई समरकंद तथा बुखारा के शासक अहमद मिर्जा से थी। उसके खुद के भाई से ही वो जो है उसका कंपटीशन था, ठीक ना। उसके संबंध अनेक भाइयों एवं संबंधियों से भी अच्छे नहीं थे। इसलिए अहमद मिर्जा और महमूद खां ने 1494 में फरगना की राजधानी अंदीजान पर संयुक्त रूप में आक्रमण किया। मतलब महमूद खां और उसका भाई जो अहमद मिर्जा था, दोनों ने एक साथ बाबर के ऊपर आक्रमण किया। इस आक्रमण के दौरान एक दुर्घटना में उमर शेख मिर्जा मतलब उसके जो फादर थे मृत्यु हो गई। उस समय बाबर अपनी उम्र के 12 वर्ष भी पूरे नहीं कर सका था, सोचिए। अब बाबर फरगना का शासक बनता है, राइट। अपने पिता की मृत्यु के बाद बाबर जो है 1494 ईस्वी में, देखिए 1483 में उसका जन्म होता है और 1494 मात्र कितना, लगभग 13 साल, सॉरी 11 साल में ही, है ना। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात बाबर 1494 में फरगना का शासक बना। उसके समक्ष बहुत जो है, क्योंकि बच्चा तो था ही, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स आएंगी, दिक्कत होगी, बहुत सारी समस्याएं थी। शासक बनने के पूर्व भी उसका आरंभिक जीवन कठिनाइयों से ही मतलब व्यतीत हुआ था। उसकी शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं हो सका था, मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई। जब इतने सारे विपत्ति आ गई, इतने सारे प्रॉब्लम्स आ गए, तो स्टडी में उसका बहुत सारा मतलब जो है डिस्टर्बेंस आ गया। फिर भी उसने सैन्य एवं प्रशासनिक मतलब शिक्षा तथा तुर्की एवं फारसी भाषाओं का अध्ययन कर लिया था। मतलब जो है वो मिलिट्री एडुकेशन लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव एडुकेशन लिया, फारसी भाषा और तुर्की भाषा के बारे में जानकारी लिया। बहुत कठिनाइयों में पलने से उसके जो कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो है वर्च्यू थे वो बहुत मजबूत हो चुके थे, काफ़ी डेवलप हो चुके थे। उसमें मतलब जो है बिहेवियरल मतलब जो है इम्प्रूवमेंट हो गया था और डिप्लोमेटिक इम्प्रूवमेंट हो गया था। बहुत ही दूरदर्शी था वो, ठीक है। जैसे मतलब इसमें अनेक मतलब जो है उसके इस तरह के गुण थे। इसलिए शासक बनते ही उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास किया, मतलब वो अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया जैसे ही वो मतलब जो है शासक बना। हालांकि एज कम थी, फिर भी वो समझदार था, ठीक है। जिस समय बाबर गद्दी पर बैठा, उसे सबसे अधिक खतरा अपने संबंधियों से ही था, अपने रिलेटिव से ही था। उसके संबंधी उसके राज पर आक्रमण की योजना बना रहे थे, ठीक है।
अतः बाबर के सामने दो स्पष्ट लक्ष्य थे, अपने राज्य की सुरक्षा एवं उसका विस्तार। सर्वप्रथम उसने फरगना की सुरक्षा की तरफ ध्यान दिया। अपने राज्याभिषेक के पश्चात उसने अपने चाचा तथा समरकंद के बुखारा के शासक अहमद मिर्जा से समझौते मतलब जो है उसने समझौता किया और ट्राई किया मतलब जो है समझौते करने का, परंतु बाबर का यह प्रयास असफल हो सिद्ध हुआ। अहमद मिर्जा और महमूद खान जिसके भाई थे और रिलेटिव थे ने फरगना पर आक्रमण जारी रखा, परंतु शीघ्र ही परिस्थिति बस विवश होकर उन्हें समरकंद और ताशकंद लौट जाना पड़ा। मतलब वहां से फरगना से समरकंद या ताशकंद लौट गए। बाबर के लिए ये जो है मतलब एक प्रकार से फॉर्चून था, मतलब जो है गुड लक कह सकते हैं, ठीक ना। उसका राज बाहरी आक्रमण के खतरों से बच गया और बाबर इस समय मतलब जो है ये जो टाइम मिला उसको, इसका उसने जो है लाभ उठाकर इंटरनल मतलब जो है डेवलपमेंट किया और इंटरनल मतलब जो है अपना एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इकॉनमी हो गया और गवर्नेंस हो गया, इन सब चीज़ों को मजबूत किया। प्रशासनिक व्यवस्था में आवश्यक उसने इम्प्रूवमेंट किया और जैसे जो सरदार थे जो प्रभावशाली जिसको बोल सकते हैं, मतलब जिनका मतलब बोलबाला था, उन सरदारों से मतलब जो है उनको अपने पक्ष में लिया और उनसे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव और जो है अपना जो है बाकी के जो है कामों में उनका मतलब जो है हेल्प लिया उसने बाबर ने, ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया, प्रभावशाली सरदारों और प्रजा को अपना समर्थक बनाया और इस तरह से उसने जो है अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका फरगना और समरकंद का हाथ से निकल जाना, ठीक है। फरगना और समरकंद का हाथ से निकल जाना, इसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।